एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं हूँ स्नेहा राठौर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि जो इस चैप्टर है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि आप सभी को गांव से परिचित कराना कि गांव कैसा होता है, वहाँ की मुख्य क्रियाएं क्या होती हैं, वो आसपास के क्षेत्रों से कैसे जुड़ा होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। आज ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है ना। जैसे आप लोग गए होंगे गांव वगैरह में तो देखते हैं कि ज़्यादातर लोग होते हैं वहाँ के, उनकी जो मुख्य क्रियाएं होती है वो खेती करना होता है, राइट। जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। परिचय क्या है। तो पालमपुर जो गांव है वो आसपास के कस्बों से भली भांति से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव है रायगंज, है ना, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में ये सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटी सी कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बंगी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जा सकते हैं। देखिए एक बेहतर गांव दिखाया गया है ना, कि यहाँ क्या है कि आसपास के कस्बों से जुड़ा हुआ है पक्की रोड के माध्यम से, है ना। सड़कें बनी हुई हैं और मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा रहे हैं। काफ़ी गांव होते हैं जहाँ पर ये सब सुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन जो पालमपुर गांव है वहाँ ये सब सुविधाएं हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लोग, लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, राइट। और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। देखिए यहाँ खेतों में भी नलकूप हैं, है ना, और बिजली की भी व्यवस्था है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। हमने देखा है ना कि यहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है वो है यहाँ। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है, क्योंकि भारत के जितने भी गांव हैं उनमें मुख्य जो गतिविधि होती है वो कृषि होती है। अन्य उत्पादन गतियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं भी कहा जाता है, जैसे लघु विनिर्माण है, परिवहन है, दुकानदारी आदि शामिल है। ये सभी कैसे, ये सभी गैर कृषि कार्य हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। तो हम देखेंगे कि कृषि क्रियाएं कौन सी है और गैर कृषि क्रियाएं कौन सी है। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवा उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। सोचिए कि आप कोई वस्तु बना रहे हो, है ना, तो आप क्यों बनाओगे वो वस्तु, आपका मोटिव क्या होगा, राइट। तो आप वह वस्तु बनाओगे जिसकी लोगों की आवश्यकता है, लोग आपसे लेंगे,
तो ऐसी वस्तु निर्मित करना आपका उद्देश्य है ना। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। यदि आप कोई वस्तु या सेवाएं उत्पन्न करना चाहते हो, उत्पादन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितनी चीज़, 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी है? तो पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, है ना। आप कोई भी वस्तु या सेवा उत्पन्न कर रहे हैं तो पहले क्या है आवश्यकता, भूमि, जैसे जल है, वन है, खनिज है। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात आप जो भी वस्तु उत्पादन सेवा को उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए श्रम की आवश्यकता होगी, है ना। जो लोग काम करेंगे वहाँ, कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। यानी हमको कैसे लोगों की, दो दो तरह के लोगों की ज़रूरत है। एक तो वह व्यक्ति जो श्रम कर सकता है, शारीरिक रूप से मजबूत हो, है ना, तो वो क्या करेगा, वो हमको श्रम देगा। दूसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति, है ना। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरा आवश्यकता है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? तो चलिए देखते हैं। औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीन में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार, मशीन, भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और उन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। आप यूपीएससी का पेपर उठाइए, 2025 का है शायद, 2025 या 2024 का हो सकता है, राइट। ये आप देख लेना, उसमें पूछा गया है, जो प्री का एग्जाम था उसमें पूछा गया है कि कौन सी वस्तुएं स्थायी पूंजी है और कौन सी वस्तुएं कार्यशील पूंजी है। तो देखिए, अगर किसी ने 9th क्लास की इकोनॉमी पढ़ी होगी ना तो उसने राइट आंसर दिया होगा, राइट। तो हम देखेंगे स्थायी पूंजी कौन सी है, तो कोई औजार हो गया, मशीन हो गया, भवन हो गया, जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, क्योंकि ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनको अगर हम एक बार खरीद लेते हैं तो लंबे समय तक ये चलती रहती है ना। ऐसे तो नहीं है कि हमने आज चलाया और मशीन खत्म हो गई, नहीं ना, क्योंकि वो लंबे समय तक चलती रहेगी, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये स्थायी पूंजी है ना। अब है कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में की जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल करने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसे को कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्यों कार्यशील पूंजी कहते हैं? क्योंकि अगर हम इनका प्रयोग कैसे, जैसे बुनकर अगर सूत का प्रयोग कर रहे हैं तो सूत क्या होगा, खत्म हो जाएगा, है ना। मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, कुछ टाइम मिट्टी खत्म हो जाएगी। पैसे भी खत्म होते हैं। कैसी, ये कार्यशील पूंजी है। कैसी है ये कार्यशील पूंजी है। औजार, मशीन तथा भवनों से भिन्न ये चीज उत्पादन क्रिया के दौरान क्या हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है, ये याद रखना, है ना। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। यानी मानव संसाधन जो लिखा पढ़ा हो, टेक्नोलॉजी आती हो, है ना, ऐसी चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी। आजकल इसे क्या बोलते हैं, आजकल इसे हम बोलते हैं मानव पूंजी। कहा जाता है मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि मानव पूंजी क्या है। चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम, स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। तो देखिए, है ना, श्रम क्या है, तो आप इन अंकल को देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये श्रम कर रहे हैं, राइट। और ये जो जितना भी ये उद्योग है वो लगा किस पे है, वो लगा है एक भूमि पे है ना। और ये मशीन है, ये मशीन क्या है, ये जो मशीन है वो है स्थायी पूंजी। औजार, मशीन, भवन, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि का प्रयोग हो रहा होगा इसमें, तो ये क्या है, ये स्थायी पूंजी है ना। उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि उत्पादन के कारक कितने हैं। तो हमने अभी देखे कौन कौन से थे उत्पादन के कारक, तो हमने भूमि देखा, श्रम देखा, भौतिक पूंजी देखी, है ना, और मानव संसाधन देखा। तो ये क्या थे, ये उत्पादन के कारक थे। तो कौन कौन से कारक थे, एक बार लिख लो, क्या थे, भूमि, ठीक है, भूमि थी, और क्या थी, श्रम था,
श्रम के बाद क्या था? भौतिक पूंजी थी, राइट, भौतिक पूंजी थी। और क्या था? और था प्लस मानव संसाधन, ह्यूमन कैपिटल, है ना, मानव संसाधन। तो ये याद रखना, ये कभी भी पूछ सकता है कि उत्पादन के कारक कितने हैं, है ना। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में अधिक सीखेंगे। यानी हम सीखेंगे भूमि के बारे में, श्रम के बारे में और भौतिक पूंजी के बारे में। और जो हमारा मानव संसाधन है, ह्यूमन कैपिटल है, वो हमको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आइए, पालमपुर में खेती यानी भूमि स्थिर है। तो हम पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पहले पढ़ रहे हैं पहले कारक यानी भूमि के बारे में। तो भूमि क्या है? भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले में 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, राइट। जैसे गांव में आपने देखा होता, ज़्यादातर जो गांव के लोग होते हैं उनकी मुख्य क्रिया ही खेती होती है। यानी वहाँ के लोगों की जो जीविका है वो खेती पर ही आधारित होती है। वहाँ के लोग खेती पर ही निर्भर होते हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। यानी खेती में हम जो भूमि प्रयुक्त कर रहे हैं वो क्या है? वो स्थिर है ना। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक की जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई भी विस्तार नहीं हुआ है, उतनी ही भूमि है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। भूमि मापने की मानक इकाई का है क्या है? हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का माप जो होता है बीघा, गुठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। आपके यहाँ कैसे होता है आप कमेंट करके बताइएगा। एक हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप एक हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो याद करिए। क्या उस भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? जैसे हमने बोला कि वह भूमि क्या है? वह भूमि स्थिर है, यानी उसका विस्तार नहीं आया, वो और अधिक भूमि नहीं है। यानी देखिए, जैसे हम पहले खेती कर रहे थे इतनी भूमि थी, राइट। तब इस पे कितने? तब इस पे 20 लोग थे। अब मान लीजिए कि अभी भी उतनी ही भूमि है, लेकिन उस पे अभी कितने लोग हैं? उस पे अभी 100 लोग हैं। तो है ना, तो फर्क पड़ा कितना कि उत्पादन उतना ही हो रहा है, लेकिन उस पर निर्भरता क्या है? उस भूमि बढ़ती जा रही है लोगों की, है ना। तो बोल रहे हैं कि भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका अगर है तो क्या है? तो आइए देखते हैं। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। जैसे उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित हो, ऐसा लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है और कोई भी भूमि जो है बेकार नहीं छोड़ी जाती है। वर्षात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में खेती में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष को किसान रायगंज को मंडी में बेच देते हैं। यानी गेहूं की खेती की तो परिवार के लिए जितना हमें अनाज चाहिए वो हम निकाल लेते हैं और जितना भी शेष अनाज बचा है उसका क्या करेंगे? उसको मंडी में बेच देंगे। तो ये किसान जो है वो रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविधा विकसित है ना। पालमपुर में बिजली है, अच्छी है, जल्दी आ जाती है। उसका मुख्य प्रभाव ये पड़ा कि सिंचाई पद्धति ही बदल गई है, क्योंकि जब हमें आवश्यकता होगी सिंचाई करने की फसलों में तब हम आवश्यकता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सिंचाई की जो व्यवस्था है वो विकसित है अच्छी तरह से और बिजली भी उपस्थित है। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। मतलब बोल रहा है उससे पहले क्या होता था, किसान कुएं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की
सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। मैंने पहले भी बोला, जैसे ये जो हमें गांव दिखाया गया है वो पूरी तरह से एक विकसित गांव दिखाया गया है कि वहाँ परिवहन की सुविधाएं भी हैं, बिजली भी है ना, सिंचाई की सुविधा भी है, आसपास के कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ भी है ना। लेकिन क्या है, गाँव में सभी गाँव इतनी विकसित नहीं है, ना इतनी अच्छी सिंचाई है, ना ही इतनी बिजली की वहाँ व्यवस्था है ना। नदी मैदानों की अतिरिक्त हमारे देश के तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। यानी हमारे जो गांव हैं वहाँ कहाँ सिंचाई अच्छी होती है, तो या तो वो नदी मैदान है ना, तो वहाँ सिंचाई अच्छी होगी, या हमारे तटीय क्षेत्र है वहाँ सिंचाई अच्छी होगी। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष सभी क्षेत्रों में मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। तो कितना, 40% से भी कम क्षेत्र क्या होता है, कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। और जबकि जो मान लो 60% क्षेत्र जो है वहाँ पर जो सिंचाई है वो किस पर आधारित है, वो वर्षा पर निर्भर है ना। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। नोट करो इसको, है ना। यहाँ ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये पूछ सकता है कि बहुविध फसल प्रणाली क्या कहते हैं। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ये भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। यानी ये जो लोग, एक गांव वाले लोग हैं, वो वर्ष में 3 फसल पैदा कर रहे हैं, है ना। ये जो इंडेक्स दिया हुआ है इनको मत पढ़ना, क्योंकि ये बहुत पुराने रिपोर्ट्स हो सकते हैं, तो इनकी आज की आवश्यकता नहीं है ना। मतलब आज के दिन की आवश्यकता नहीं है, जो न्यू रिपोर्ट्स है उनको देखना। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को पढ़िए। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका क्या था, तो उसे हम बोल रहे थे बहुविध फसल प्रणाली। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। तो देखो, कभी भी पूछा जा सकता है कि हम खेती में जो उपज है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमने एक तरीका पढ़ा कि हम बहुविध फसल प्रणाली तरीका को अपनाकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है आधुनिक कृषि विधियों। जो आधुनिक कृषि विधियां हैं उनका प्रयोग करके हम भूमि की उपज बढ़ा सकते हैं, राइट। तो उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में जाना जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जा रहा था। तो क्या हो रहा था, 1960 यानी हरित क्रांति से पहले क्या हो रहा था कि खेतों में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जा रहा था, जिनकी उपज क्या थी, वो अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है कि पारंपरिक बीजों का प्रयोग हो रहा है ना। उपज जो है अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इन बीजों को सिंचाई की आवश्यकता कम होती थी। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। ये सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक में क्या हुआ, 1960 के दशक में आई हरित क्रांति। तो इसने सब कुछ चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, तो हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज, जिसको HYV बोलते हैं, HYV के द्वारा गेहूं चावल की खेती करने के तरीके सिखाए गए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीज में एक पौधे से ज़्यादा अनाज निकलता था। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कई अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थे। तो हमने देखा कि 1960 से पहले क्या हो रहा था कि हम पारंपरिक बीजों का उपयोग कर रहे थे, हालांकि उनकी जो उपज थी कम थी, लेकिन उनको सिंचाई की कम आवश्यकता होती थी,
है ना। हम पारंपरिक जो खाद है उसका प्रयोग करते थे, गाय के गोबर का प्रयोग करते थे या कोई दूसरी प्राकृतिक खाद है उसका प्रयोग करते थे। लेकिन हरित क्रांति की बात क्या हुआ कि अधिक उपज वाले बीज यानी HYB सॉरी अधिक उपज वाले बीज का प्रयोग होने लगा, राइट। तो अधिक उपज वाले बीजों का जब प्रयोग होने लगा तो उनको सिंचाई की अधिक आवश्यकता होने लगी, है ना। उनमें कीटनाशक उर्वरक का प्रयोग होने लगा, उनको डालना पड़ता था। तो एक तरफ क्या हो रहा है कि जो कृषि लागत है वो बढ़ रही है। क्या हो रहा है, कृषि लागत जो है बढ़ रही है आधुनिक विधियों को अपनाने से। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती की आधुनिक तरीकों को सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYB बीजों में रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। इनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYB बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। तो देखिए डबल उपज बढ़ गई है ना। तो पहले कितनी थी, अगर हम परंपरागत बीजों का प्रयोग कर रहे थे तो उसकी गेहूं की उपज थी 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जब हमने HYB बीजों का प्रयोग किया तो उपज हो गई 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो उपज क्या हुई, उपज बढ़ी। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, किसानों के पास बाजार में बेचने को और अधिक अधिशेष गेहूं उत्पन्न होने लगा। बहुविध फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में अंतर क्या है, तो ये आप देख लेना कि बहुविध फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियाँ क्या है, ये हमने भी बताया था आप लोगों को, राइट। तो इसका आप आंसर दे सकते हो। भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ टन इकाइयों में दिखाया गया। इसे एक आरेख बनाकर दिखाइए, क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से फसल सिद्ध हुई थी। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसानों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या थी। पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों की अधिक नकद की जरूरत पड़ती है क्यों। हाँ, तो ये बहुत पुराना इंडेक्स है लेकिन आपको तब भी देख सकते हो, है ना। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या भूमि ये धारणा कर पाएगी, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। तो भूमि क्या है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है, यानी जो भूमि है उसका हमने अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से जो भौम जल होता है उसका स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए, है ना। तो आइए आगे देखते हैं। तो रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं। हम रासायनिक उर्वरक क्यों प्रयोग करते हैं, तो आइए हमें देखते हैं कि रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों, तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। जैसे आज के समय में हम उत्तर पश्चिम पंजाब हरियाणा में देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ अत्यधिक कीटनाशकों और उर्वरक का प्रयोग हो रहा है ना, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता जो है वो कम हो गई है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब वहाँ क्या होता है, वहाँ सिंचाई के लिए जल का भी अत्यधिक प्रयोग होता है, जिससे वहाँ का भौम जल है उसका स्तर बहुत नीचे चला गया है, तो वहाँ पानी की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आघातों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की बहुत तेजी से लागत जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। कि हमने कहा पहले क्या हो रहा था, पहले पारंपरिक बीजों का प्रयोग हो रहा था, है ना। जो पारंपरिक बीज थे उन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता होती थी। हम प्राकृतिक खाद का उपयोग कर रहे थे, हम गाय के गोबर का उपयोग कर रहे थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद क्या हुआ, हमने
आधुनिक जो बीज होते हैं उनको अपनाना चालू किया हमने, तो वो क्या थे, उनमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती थी, हमने कीटनाशकों उर्वरक का अधिक प्रयोग किया, राइट। तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आए जिससे क्या हो, जिससे कृषि लागत जो है वो बढ़ रही है। कृषि लागत भी बढ़ रही है और समस्या भी बढ़ रही है, क्योंकि हम अत्यधिक रासायनिक का प्रयोग करेंगे, उर्वरक का प्रयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो मिट्टी की उर्वरकता है वो तो कम हो ही रही है, साथ में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, तो हमारा भौम जल का जो स्तर है वो भी नीचे जा रहा है, तो हमें पानी की समस्या भी हो रही है। आइए आगे देखते हैं, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। तो आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है, जो अधिकांश है दलित हैं। बाकी परिवारों में जो 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटी भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि की ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। तो हमने देखा कि 420 परिवार रहते हैं, उसमें से 105 परिवारों के पास तो भूमि के लिए खेती के लिए भूमि ही नहीं है, जो क्या है, जो अधिकांश से दलित हैं। बाकी 240 परिवार हैं जिनके पास भूमि है खेती करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो भूमि है वो 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाली भूमि है। तो क्या होता है, तो जो वो भूमि है वो किसान के परिवार की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाती है। 1960 में कृषक, तो यहाँ एक दिया हुआ है इंडेक्स, इसको पढ़ते हैं, इससे आप समझ लेंगे, राइट। तो 1960 में कृषक, एक मिनट, 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात क्या हुआ कि ये भूमि उसके तीनों पुत्रों के बीच बट गई। प्रत्येक के पास अब केवल कितनी आई, तो 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद भी गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस भूमि से उनके परिवार की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी, है ना। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता था। तो चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़े देख सकते हैं, जैसे ये है ना, ये दिखाए गए हैं। आइए आगे देखते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि भी है। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, तो ये आप लोग देख लेना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है ना। इसमें बस क्वेश्चन पूछे हैं, आपको बताना है, तो आपने समझ लिया होगा तो यह आप बता दोगे, राइट। तो हम देखते हैं श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। जैसे हमारे घर में भी खेती है, तो हमारा सारा परिवार है, जब ज़रूरत होती है तो खेती में काम करते हैं, राइट। तो ऐसे ही जो परिवार हैं वो खेती में स्वयं काम करते हैं। इस तरह से वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। खेती में किए जाने वाले कार्यों को 1.6 में पहचानिए। अच्छा, ये यहाँ दिखाया गया है, ये खेती का कार्य है ना। ये देखिए, यहाँ कटाई चल रही है, यहाँ जुताई बैलों के माध्यम से जुताई है ना। यहाँ कीटनाशक डाला जा रहा है, उर्वरक डाला जा रहा है ना। तो ये आप देख लेना, ट्रैक्टर है ये। तो यहाँ गतिविधियाँ दिखाई गई हैं वो। परिवार से खेतों में काम करने के लिए श्रमिक, अब खेतों में काम करने के लिए जो श्रमिक होते हैं वो कौन होते हैं, तो देखते हैं कि खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवार से आते हैं जिनके पास भूमि ही नहीं है, या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवार से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है, जैसे किसान का होता है।
बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और एक खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। तो हमने देखा एक किसान तो एक मजदूर तो वह है जो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य कर रहा है, और एक वो है जो विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये निर्धारित है 2017 के अनुसार, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये मिलते हैं। अब ये सोचिए, जब सरकार ने न्यूनतम वेतन 300 रुपये निर्धारित किया है तो डाला को 160 रुपये क्यों मिल रहे हैं? तो आइए देखते हैं क्यों मिल रहे हैं। क्योंकि पालमपुर में खेती श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, यानी वहाँ जो मजदूर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीय श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निधन व्यक्तियों में से हैं। डाला रामकली जैसे खेतीय श्रमिक गरीब क्यों हैं, तो इसको हम बाद में देखेंगे, है ना। गोसाईपुर और मझोलू उत्तर बिहार के दो गांव हैं। दोनों गांव के कुल 805 परिवारों में से 205 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्य भारतीय गांव में होता है, और ये बिहार में हमने देखा कि बिहार में ये प्रवास ना बहुत होता है। वहाँ के लोग अन्य जगह मुंबई, सूरत, हैदराबाद काम करने के लिए बहुत जाते हैं, है ना। तो ये क्यों जाते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि आप इस बात की व्याख्या कर सकते हैं कि गोसाईपुर मझोले के प्रवासी अपने गंतव्य पर किस तरह काम करते होंगे, तो ये आप देखिएगा। आइए, खेती के लिए आवश्यक पूंजी। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि कृषि लागत क्या हुई है, कृषि लागत बढ़ गई है। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। जैसे छोटा किसान है, वो खेती करने जा रहा है, तो कृषि लागत तो बढ़ी है ना, तो उसे खेती करने के लिए क्या होगा, पैसे की व्यवस्था करनी होगी, इसलिए वो क्या करता है, इसलिए वो पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमने देखा है कि गाँव में बैंक बहुत कम होते हैं, तो ये लोग बैंक तक पहुंच ही नहीं पाते, जो गरीब लोग होते हैं, किसान होते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम होती है कि इनके पास जैसे भूमि के दस्तावेज है या अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं होते हैं, तो इनको यहाँ से लोन भी नहीं मिलता है, यानी कोलेट्रल नहीं होता है इनके रखने के लिए। क्योंकि जब आप कोलेट्रल रखोगे उसके बाद आपको लोन मिलेगा, तो उनको लोन भी नहीं मिल पाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ होती है। इसलिए क्या करते हैं, बैंक में ना जाकर जो बड़े किसान हैं, गांव के साहूकार हैं, उनसे कर्ज लेते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं, सविता की कहानी है, इसमें छोटी सी एक कहानी दी गई है, तो हम इसको पढ़ते हैं जिससे आपको ये सब स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेत के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसा की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है। तो देख रहे हैं 24%, ये कर्ज कितना, मतलब जिसमें ब्याज ले रहे हैं वो कितनी है ना, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन काम करेगी। अभी हमने देखा
300 रुपये सरकार ने निर्धारित की थी वेतन प्रतिदिन, लेकिन कविता जो है वो श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन काम करने के लिए भी तैयार है। आप भी कह सकते हैं कि मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के काम भी बहुत अधिक जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन होता है। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे क्या करते हैं, वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे, तो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, हमें उत्पादन के 3 कारकों भूमि, श्रम, पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। आइए दिए गए रिक्त स्थान को भरें। तो ये रिक्त स्थान आपके लिए, आपका ये कार्य है कि इसको भरें। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि से गेहूँ पैदा किया। गेहूँ की कटाई की जाती है, उसका उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूँ का क्या करते हैं, तो वे परिवार के उपयोग के लिए कुछ गेहूँ रख लेते हैं, यानी उनके परिवार के लिए जितनी गेहूँ की आवश्यकता है उतना वे गेहूँ रख लेते हैं और अधिशेष जो गेहूँ बचता है उसको मंडी में बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष बचता है, यानी इतना अधिशेष बचता है कि उससे अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग जो है वो परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं, क्योंकि जो परिवार है उनको भी तो अनाज चाहिए खाने के लिए, तो उनके लिए निकाल लिया जाता है। उसके पास जो गेहूँ या अनाज का जो अन्य अधिशेष है वो बहुत कम रह जाता है। इसलिए मझोले और बड़े किसान की बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। आप गेहूं से लदी बैलगाड़ी देख सकते हैं बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदार में बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपनी अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है, पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था, यानी जो अधिशेष अनाज है उसको उसने बेच दिया और जो पैसा आया उसने उसको बैंक में जमा कर दिया। बाद में उसने इस पैसे का जो उपयोग है वो सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों में से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि होगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई का एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचाकर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपने ही बचतों से कर लेते हैं। जहाँ हमने देखा, जहाँ छोटे किसान हैं उनको इनसे कर्ज लेना पड़ रहा है, जबकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अनाज को बेचकर इतना अधिशेष होता है इनके पास कि अनाज बेचकर और पैसों को बैंकों में जमा कर लेते हैं, जिसके बाद इसका उपयोग करते हैं, है ना। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं, जैसा कि हम देखेंगे। इन सबको गैर कृषि कार्य के लिए पूंजी कहते हैं। तो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी है, तो अभी हमने देखी कृषि क्रियाएं देखी थी, अब देखेंगे गैर कृषि क्रियाएं। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं, यानी गैर कृषि कार्य करने वाले जो लोग हैं वो 25% है। कितने हैं, 25% है। डेयरी अन्य प्रचलित क्रिया है। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है।
पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है। यहाँ जो विनिर्माण हो रहा है वो कोई बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है। उसे छोटे पैमानों पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य जो है वो पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर दिया जाता है। मिस्री लाल की कहानी है। तो मिस्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है। उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीन से करना पसंद करते हैं। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचता है। इस प्रक्रिया में मिस्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। दूसरा है करीम की कहानी। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल दिया है। हाल ही में कई वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज में जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदने और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया, है ना। तो हमने दोनों स्थिति देख ली। पालमपुर के दुकानदार। तो पालमपुर में ज़्यादातर लोग व्यापार नहीं करते। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूँ, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है ना, या मार्केट की साइड होते हैं, तो अपने घर में एक भाग में छोटी दुकान खोल दी। वे खाने की चीज़ें भी बेचते हैं। परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाली, तांगे वाली, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। आइए देखते हैं किशोर की कहानी। किशोर एक खेतीहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिक की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी बैलगाड़ी भी बना ली जिससे वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है, या कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। आइए, ये सारांश है पूरे चैप्टर का, तो हम देख लेते हैं। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। तो ये याद रखना कि जो हमने पढ़ा है उसका ये पूरा सारांश है ना। अगर हम कभी इस चैप्टर को पढ़ना चाहें तो हम यह एक पेज अगर पढ़ लेंगे तो हमें पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, है ना, याद आ जाएगा जो हमने पढ़ा है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपनी उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% है, कितना है
80%। पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है और अतिरिक्त संसाधनों की कमी के कारण भी अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज की अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहर मजदूर के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसर की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांवों, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया है। हमने अभी देखे थे कुछ गैर कृषि कार्य, है ना। इस गांव में गैर कृषि एक मिनट इस गांव में गैर कृषि कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं। हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में जो गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में वृद्धि हो, यानी जो गैर कृषि कार्य हैं वो उनमें वृद्धि हो, ताकि लोगों को अधिक रोजगार मिल सके और जो कृषि पर निर्भरता है लोगों की वो कम हो सके। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सके। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए ये भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहाँ वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सके। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांव, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध हैं। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गाँव में गैर कृषि उत्पादन की क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। राइट, तो हमारे ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। हाँ, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप ये कर सकते हैं। चलिए, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।